दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिसाना गांव से 2 नवंबर 2023 के सुबह 8 बजे के करीब जब कुछ लोग अपने खेतों में काम के लिए निकल रहे थे तो गांव के शमशान घाट के करीब एक कूड़ा घर बनाया गया था और वहां से जलने की कुछ तेज दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध इतनी तेज थी कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग कूड़े घर के करीब जाते हैं और जैसे ही लोगों ने कूड़े घर के अंदर झांक कर देखा सबके पैरों तले जमी खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस कूड़े घर के अंदर एक सूटकेस में आग लग रही थी और उस सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश जल रही थी। ये सीन देखकर लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत नजदीकी पुलिस चौकी को कॉल करते हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है और इस घटना के जांच पड़ताल में लग जाती है। हालांकि इस जलते हुए सूटकेस का एक वीडियो बनाया जाता है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल भी किया जाता है ताकि कोई भी आकर ये बोले कि ये मेरी बेटी है या मेरी बहू। लेकिन दोस्तों एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 घंटों का वक्त बीत जाता है और कहीं से भी कोई भी सुराग पुलिस वालों को नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों आसपास के जितने भी ग्रामीण थे सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार ये लड़की है कौन। इस सवाल का जवाब ना तो केवल ग्रामीण जानना चाहते थे बल्कि पुलिस भी जानना चाहती थी कि आखिरकार इस लड़की को इतने बेरहमी से किसने मारा। अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कई दिनों के जांच पड़ताल के बावजूद भी पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले अपना जाँच जारी रखते हैं। इसी दौरान पुलिस वालों को एक सूचना मिलता है कि इस रास्ते पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। इस बात को सीरियसली लेते हुए पुलिस की टीम सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को खंगालना स्टार्ट करती है। इसी दौरान पुलिस वालों को एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट डिजायर कार दिखती है जो देर रात सिसाना गांव में एंटर करती है और वही कार कुछ देर बाद सिसाना गांव से एग्जिट भी करती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस की टीम इस कार के नंबर को नोट करती है और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये कार सोनीपत के एक व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उस व्यक्ति के घर जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने ये बताया कि ये कार 1 नवंबर को उसी का दोस्त पवन ले गया था। अब दोस्तों पुलिस वालों को एक लीड मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों अभी भी ये पुलिस वालों को पता नहीं थी कि आखिरकार ये बॉडी है किसकी। हालांकि उस दिए गए व्यक्ति के बयान को सीरियसली लेते हुए पुलिस वालों ने पवन नामक व्यक्ति के तलाश में लग जाते हैं। तलाशी के दौरान पवन वहां से भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले पवन को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पवन पुलिस वालों पे ही गोली फायर कर देता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले अपने आत्मरक्षा के लिए पवन के पैरों पे गोली मारते हैं और पवन वहां गिर जाता है। गिरने के बाद पुलिस वाले पवन को अपने हिरासत में लेते हैं और इस घटना के बारे में पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। पूछताछ के दौरान दोस्तों पवन 2 नाम और लेता है, मनीष और शिखा, और दोस्तों ये दोनों नाम इस केस का मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस है। अब दोस्तों इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम मनीष और शिखा को भी अपने हिरासत में लेती है और उसके बाद इस केस के बारे में पुलिस वाले इन तीनों से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। पूछताछ करने के दौरान दोस्तों एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने निकल के आती है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसी कहानी कभी भी और कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं इस केस की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। गांव में शमशान घाट के बाहर एक सूटकेस में एक लड़की की लाश रखी थी और सूटकेस को आग के हवाले किया जा चुका था। दोस्तों आप सबने एक कहावत तो सुना ही होगा कि इंसान बहुत ही ज्यादा लालची होता है। अब देखिए मेरा मानना ये नहीं कि इंसान को ग्रीड नहीं होना चाहिए। अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए इंसान को ग्रीड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर ये लालच इतना ज्यादा बढ़ जाए कि सही और गलत के बीच के बाउंड्री को ही मिटा डाले। वैसे ही दोस्तों आज का जो केस है उसका भी मोटिव लालच ही है, एक ऐसा लालच जिसके आगे एक इंसान की जिंदगी भी कम पड़ गई। दोस्तों उत्तर प्रदेश नोएडा के सदरपुर गांव में एक चौहान परिवार रहता था और ये परिवार सदरपुर गांव में बहुत ही ज्यादा चर्चित परिवार हुआ करता था क्योंकि इस परिवार के दादाजी चरण सिंह इस गांव के पूर्व प्रधान रह चुके थे। दोस्तों इस परिवार में टोटल 4 लोग रहते थे, माँ बाप और 2 बच्चे। पिता हर्षवर्धन जी, घर का बड़ा बेटा मनीष और घर की छोटी बेटी मनीषा। दोस्तों इस घर में कुछ ऐसा था कि हर्षवर्धन जी अपने बेटी मनीषा को अपने बेटे जैसा मानते थे, उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उसके सारे विशेष को पूरी करते थे। हालांकि मनीषा को अपने माँ से ज्यादा प्यार नहीं मिलने के बावजूद भी मनीषा काफी ज्यादा खुश रहती थी। अब सब कुछ इस परिवार में बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन सबको ये पता चलता है कि हर्षवर्धन जी को कैंसर है। ऑब्वियसली ये बात उन परिवार वालों के लिए एक चिंता का विषय था। अनफॉर्चुनेटली 2011 में हर्षवर्धन जी का कैंसर की वजह से मौत हो जाती है, जिसके वजह से उनके परिवार के सभी लोग शॉक में थे। लेकिन इस चीज का
सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी को हुआ था तो वो थी मनीषा, क्योंकि मनीषा उस टाइम 10 साल की थी और वो अपने डैड के काफी ज्यादा क्लोज भी थी। इसी कारण दोस्तों मनीषा अपने ही घर में अपने आप को अकेली महसूस करने लगी थी। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी से बताया कि हर्षवर्धन जी अपने बेटी मनीषा को अपने बेटे जैसा मानते थे। इसी कारण वो अपने प्रॉपर्टी का आधी हिस्सा अपने बेटी मनीषा के नाम कर चुके थे। हालांकि आज भी बहुत परिवार वालों का सोच ये होता है कि बेटियां घर की पराये धन होती है, लेकिन हर्षवर्धन जी ऐसा सोच रखने वालों में से नहीं थे। अब जैसे ही कुछ दिनों बाद उनके पत्नी को ये बात पता चलता है कि हर्षवर्धन जी अपने प्रॉपर्टी की आधी हिस्सा अपने बेटी के नाम कर चुके हैं, तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उनका मानना ये बिल्कुल भी नहीं था। उनका मानना ये था कि इस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा उनके बेटे को मिलना चाहिए। अब दोस्तों इसी कारण मनीषा उनके नजरों में खटकने लगी थी। हालांकि मनीषा उस टाइम 10 साल की थी, इसलिए उन्होंने मनीषा को कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे समय बीतता गया और मनीषा अपने ही घर में अकेली होती गई, क्योंकि मनीषा के मॉम का पूरा फोकस अपने बेटे मनीष के ऊपर था। उस घर में मनीष के सारे विशेष पूरे किए जाते थे और दोस्तों इसी कारण मनीषा अपना पूरा फोकस अपने स्टडीज को दे दिया, क्योंकि मनीषा पढ़ाई करके सेटल होना चाहती थी और वो इस घर से कहीं दूर जाना चाहती थी। हालांकि स्टडीज कंप्लीट होने के बाद मनीषा को मोरेना टेक्नोलॉजी नोएडा में टेक से रिलेटेड जॉब भी मिल जाती है। जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते थे सब लोग मनीषा को काफी ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि मनीषा बहुत ही ज्यादा होनहार लड़की थी। वो अपने काम को बड़े शिद्दत से करती थी। अब मनीषा 22 साल की हो चुकी थी और दोस्तों इसी कारण मनीषा की माँ मनीषा को बहुत ही ज्यादा तंग करती थी और बोलती थी कि तू अपने प्रॉपर्टी की कुछ हिस्सा अपने भाई के नाम कर दे। लेकिन मनीषा इस बात को नहीं मानती थी, क्योंकि मनीषा अपने पिताजी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अपने पिताजी के दिए गए आखिरी निशानी को वो किसी और के नाम कर दे। और इसी कारण दोस्तों मनीषा का भाई मनीष और उसकी माँ ये दोनों मिलकर मनीषा को छोटी छोटी बातों पे मारते थे, डांटते थे और तंग करते थे। अब मनीषा को कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि उसके भाई मनीष की शादी होने वाली है। मनीषा को लगता था कि भाभी के आने से भैया और मॉम चेंज हो जाएंगे और ये सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन मनीषा को ये पता नहीं था कि उसकी भाभी ही इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब मनीष की शादी शिखा नाम के लड़की से होता है और ये शादी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि शिखा सोनीपत की रहने वाली थी। हालांकि शादी के शुरुआती दौर में तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। शिखा मनीषा को काफी ज्यादा मानती भी थी, मनीषा को काफी ज्यादा प्यार भी करती थी और मनीषा का केयर भी करती थी। लेकिन दोस्तों अचानक से एक दिन मनीषा ने देखा कि उसकी भाभी शिखा किसी लड़के से बात कर रही थी और जैसे ही मनीषा अपने भाभी शिखा का फोन चेक करी तो उसमें एक लड़का का नंबर मिला जिसका नाम पवन था और वो भी सोनीपत का ही रहने वाला था। अब दोस्तों मनीषा अपने भाई के भलाई के लिए इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में शिखा से बात करने लग गई और शिखा को समझाने लग गई कि भाभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रही हो। बट शिखा डिडोंट स्टॉप। अब दोस्तों शिखा को भी मनीषा से प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि मनीषा शिखा को बार बार बात करने से रोकती थी और इसी कारण मनीषा शिखा के भी दिमाग में खटकने लगी थी। और इधर मनीष को भी अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी बेचनी थी, वो भी करोड़ों में। लेकिन आधी प्रॉपर्टी तो मनीषा की थी, इसलिए मनीष चाह के भी इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता था। और दोस्तों मैं आप सभी से जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रॉपर्टी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। और जैसे ही इस प्रॉपर्टी के बारे में शिखा को पता चलता है तो शिखा मनीष का साथ देने लग जाती है और मनीषा को हमेशा डांटती थी, मारती थी और झूठे झूठे एलिगेशन लगाती थी। अब दोस्तों मनीषा के अंदर जो उम्मीद थी कि भैया के शादी के बाद ये सारी चीजें सही हो जाएगी, वो सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और मनीषा की जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। दोस्तों इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक दिन जब मनीषा अपने ऑफिस से घर आती है तो उसके भैया और भाभी के बेडरूम से कुछ आवाजें आ रही थी, तो मनीषा को लगा कि भैया घर पे ही होंगे। और जैसे ही मनीषा अपने भैया और भाभी के बेडरूम में घुसी तो शॉक हो जाती है, क्योंकि मनीषा के भाभी यानी शिखा के साथ वो पवन नाम का लड़का था और वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। तो मनीषा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से अपना फोन निकालती है और एक वीडियो बना लेती है और वो सोचती है कि हम इस वीडियो के माध्यम से भैया से ये प्रूफ कर पाएंगे कि भाभी लॉयल नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये सारे प्रूफ्स दिखाने के बाद भी उसका भाई मनीष शिखा के बातों में आ जाता है और शिखा भी मनीषा को ही गलत ठहराती है। अब दोस्तों इस घटना के बाद शिखा के मन में मनीषा काफी ज्यादा खटकने लगी थी। उसके बाद शिखा अपने पति मनीष और अपने लवर पवन को भड़काना शुरू करती है। इधर मनीष से बोलती है कि जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है
तब तक ये सारे प्रॉपर्टी हमारी नहीं हो पाएगी। और उधर पवन से बोलती है कि जब तक मनीषा जिंदा है तब तक हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तीनों मिलकर मनीषा को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। 1 नवंबर 2023 जब मनीषा लगभग 8:30 बजे के करीब में ऑफिस से अपने घर आती है और ये सभी साथ में मिलकर डिनर भी करते हैं। लेकिन दोस्तों मनीषा को ये पता नहीं थी कि उसके खाने में नशीली दवाई मिलाई गई है, उसी के भाई और उसी के भाभी के द्वारा। मनीषा के बेहोश होने से पहले उसके भाई मनीष उससे ये बोलता है कि इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो, लेकिन मनीषा साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद ये तीनों मिलकर मनीषा को मारने लगते हैं और जैसे ही मनीषा बेहोश होती है उसके बाद पवन एक दुपट्टा से मनीषा का गला घोंट देता है। और जब ये गला घोंट रहा था उस समय मनीषा का सगा भाई ही मनीषा का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी सगी भाभी मनीषा का पैर, और ये तीनों मिलकर कुछ ही देर में मनीषा को जान से मार देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मनीषा का सगा भाई ही मनीषा को कैसे मार सकता है। तो आगे इन्होंने जो कुछ भी मनीषा के साथ करा उसे सुनने के बाद आप सभी के पैरों तले जमी खिसक जाएगी एंड यू विल लॉस फेथ इन ह्यूमैनिटी। मनीषा को मारने के बाद उसके बॉडी को बाहर फेंकने के लिए इन तीनों ने मिलकर मनीषा के बॉडी को एक सूटकेस में डालने का ट्राई करा, लेकिन वो बॉडी उस सूटकेस में फिट नहीं आ रही थी। तो इन तीनों ने मिलकर उसके हड्डियों को तोड़ा और उसके बाद उस बॉडी को उस सूटकेस में फिट कर दिया। अब दोस्तों इन तीनों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार इस बॉडी को हम लोग कहाँ डिस्पोज करें ताकि किसी को कानो कान खबर न लगे। अब दोस्तों मनीषा के बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इन तीनों ने उस सूटकेस को कार के अंदर रखा और सदरपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर बागपत के सिसाना गांव जाने का प्लान किया, जो कि पवन का गांव था। सिसाना गांव पहुंचने के बाद उस गांव के शमशान घाट के किनारे एक कूड़े घर में इस सूटकेस को उन लोगों ने डाल दिया और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। और आग लगाने के बाद वहां से ये लोग भाग जाते हैं ये सोचकर कि ये लाश पूरी तरीके से जल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वहां की मिट्टी गीली थी, जिसकी वजह से लाश पूरी तरीके से जल नहीं पाई थी। और सुबह होते होते वहां जो कुछ भी हुआ ये मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। पुलिस की टीम इन तीनों को 72 घंटों के अंदर अरेस्ट कर ली और तब जाकर के मामला सामने आया कि कैसे एक सगा भाई अपने सगी बहन को प्रॉपर्टी के लालच में जान से मार डाला। दोस्तों आप सभी को इस केस पे क्या राय है, आप लोग अपना सुझाव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।